हिंदी कलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से 7वें चरण से संबंधित है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, क्योंकि आज इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के बारे में, यानी 1 to 8 के बारे में। बहुत डिमांड भी था इस वीडियो का। फाइनली ये वीडियो आप लाइव देख रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा। सबसे पहले हम आपको यहाँ पे बता ये अपडेटेड वीडियो है। इसके साथ ही आपको बताते चले कि पिछले वीडियोस में साउंड का प्रॉब्लम था, वो साउंड का प्रॉब्लम दूर कर दिया गया और कुछ और चीज़ों को भी इंक्लूड कर दिया गया है। जैसे में सीटेट में अगर आपका गड़बड़ है नाम वगैरह, तो उसके लिए क्या कुछ हम कह सकते हैं जो आप सुनना चाहते हैं वो चीज़। दूसरा चीज़ ये कि अगर ये मतलब छठे चरण में लागू हुआ है तो 7वें चरण में क्यों लागू होगा, ये भी हम इसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे। लास्ट में जहाँ साउंड का प्रॉब्लम हुआ है वहीं पे, यानी 13-14 मिनट बाद होगा वो। इसके साथ ही और भी चीज़ें हम अभी क्लियर कर देते हैं। पहला चीज़ नोटिफिकेशन से संबंधित। तो देखिए, नोटिफिकेशन से संबंधित विश्वस्त सूत्रों द्वारा यही कहा गया कि अप्रैल के लास्ट तक आ सकता है, लेकिन ये सूत्र है, सूत्र कब फेल हो जाए कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप एकजुट रहें, एकजुटता दिखाते रहें और जो भी कार्य करते रहें उसे धीमा नहीं पड़ने दें, उस कार्य को करते रहें। बहुत जरूरी है वो कार्य करते रहें, रिक्ति से संबंधित हो या जो भी संबंधित हो वो सारी चीज़ करते रहें, आवेदन देते रहें, एकजुट होते रहें और जल्द से जल्द नोटिफिकेशन निकालने के लिए कार्य करते रहें। जैसे ही 14, 15, 16 समाप्त होता है उन्हें नियुक्ति पत्र निश्चित रूप से मिल जाएगा। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद हर हालत में आप कोशिश कीजिए कि नोटिफिकेशन आपका आए। उससे पहले भी आप प्रयास करते रहिए और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये तो आप जानते हैं। तो आप तत्पर रहें, कार्य करते रहें, निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जो 4 जो पॉइंट है जिस पे हमने पहले चर्चा किया है, 4 जो क्वेश्चन है उसे पहले देखते हैं। 4 मुख्य प्रश्नों की चर्चा इस वीडियो में करने जा रहे हैं। पहला जो आपका मुख्य और महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है रिक्ति के बारे में कि 1 to 8 में क्या कुछ हो रहा है, कितने पदों पे बहाली होने जा रहा है, क्या कुछ हो रहा है, इसके बारे में। दूसरा जो प्रश्न है वो है कि इसमें कौन से अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं, यानी अगर 1 to 8 प्राथमिक शिक्षक बहाली स्टार्ट होता है तो उसमें कौन से अभ्यर्थी आवेदन देंगे। तीसरा जो चर्चा है वो है मेधा का, यानी कितना मेधा पे इसमें आपका चयन संभव है, इस पे क्या कुछ हो सकता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद सबसे लास्ट प्रश्न और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, आप ये जानना चाहते हैं कि आपका 82 मार्क्स है, आपका 83 मार्क्स है, सीटेट में हम जनरल महिला हैं, हम ओबीसी हैं, हम एसटी हैं, हम दिव्यांग हैं, ये सारे हैं, उनको कितने प्रतिशत पे ये 7वें चरण में बहाली में वो भाग ले सकते हैं, यानी आवेदन वो डाल सकते हैं। सारे प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में मिल जाएगा। निश्चित रूप से आप संतुष्ट होकर जाएंगे। सबसे पहले हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। चर्चा यह है रिक्ति के बारे में। तो देखिए, रिक्ति के बारे में तो ऑलरेडी आप जानते हैं, वीडियो हमने डाला था, 50,000 समथिंग कह रहे हैं। लेकिन आज हमने कोशिश किया था, आज फ्राइडे भी था, कि शुक्रवार को मुलाकात हो जाए किसी से भी, संजय सर से या किसी से भी, और वहाँ पे रिक्ति की एक बार चर्चा चल जाए। हम कोशिश कर रहे हैं कि 2021 तक की रिक्ति, क्योंकि अभी नया जो हमने आरटीआई किया है उसका जवाब नहीं आया, वर्तमान समय तक का हमने किया है और उसको अगर मिल जाता है तो उसको इंक्लूड कर दिया जाता है। लेकिन फिलहाल जो भी आरटीआई है उसके थ्रू आवेदन दिया गया है, 2021 तक की रिक्ति को जोड़ने की बात कहा गया है। तो अगर वो भी जुड़ता है तो बहुत अच्छा रहेगा 7वें चरण में। इसके लिए सचिवालय गए थे लेकिन मुलाकात नहीं हुआ। मुलाकात हो सकता है आपका मंडे के बाद हो जाए। देखिए, मंडे के बाद हो जाता है तो 3 चीज़ क्लियर हो जाएगा। 7वें चरण के बारे में, 1 to 8 के बारे में कि कितने पदों पे बहाली संभव है और कब तक नोटिफिकेशन आ सकता है, इसके लिए जा रहे हैं। और हम भी कोशिश में लगे हुए हैं कि जैसे कुछ मतलब जवाब मिलेगा उस तरीके से कार्य किया जाएगा आगे। तो फिलहाल रिक्ति जोड़ने की बात कहा जा रहा है, यानी रिक्ति जुड़वाने की बात, यानी मांग यही है कि जितना रिक्ति जुड़ जाए उतना अच्छा रहेगा, उतने ज़्यादा अभ्यर्थियों का होगा। तो पहला ये अपडेट रहा कि सचिवालय से अभी फाइनल नहीं हुआ है, अभी तक पुराना ही सारा अपडेट है, यानी पुराना ही जो उन्होंने कहा वही है। जैसे ही सचिवालय में फाइनल होगा, लेकिन वो गए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से अभ्यर्थी जाते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, आवेदन देते हैं, तो कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। नहीं, कोशिश है कि मुलाकात हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो उनको भी धन्यवाद जो आज सचिवालय गए थे। इसके बाद दूसरा जो प्रश्न है,
प्रश्न ये है कि इसमें भाग कौन लेंगे। तो देखिए अभी तक 7वें चरण का नोटिफिकेशन आउट नहीं हुआ है। 7वें चरण का नोटिफिकेशन कब आउट होगा? को 14, 15, 16 के बाद ये छठा चरण आपका लगभग कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नियुक्ति पत्र के बाद फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका 7वां चरण का नोटिफिकेशन आएगा। तो मे बी ये आपका अप्रैल में संभव है कि अप्रैल में आ जाएगा। तो अप्रैल में नोटिफिकेशन अगर आपका आ रहा है, हम ये नहीं करें कि फिक्स है, इसके लिए बातचीत होगा सचिवालय में, वो सारी चीज़ हम आपके सामने रख देंगे। लेकिन अगर आ जा रहा है तो उस समय तक, जब से आवेदन शुरू होगा नोटिफिकेशन आएगा, उस समय तक अगर आपके पास सारा सर्टिफिकेट है, सारा कहने का मतलब क्या, तो इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहा है। अब यहाँ पे सारा कहने का मतलब ये सारा कहने का मतलब क्या, ये सारा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस पे और चर्चा है, इसमें परसेंटेज वगैरह सारा का चर्चा है, लेकिन सारा कहने का मतलब ये सारा आपके पास होना चाहिए। अब इसमें कहेंगे सर हम बीसी में आते हैं ईडब्ल्यूएस कैसे बनवाएंगे, तो आपके लिए नहीं है, जो आपके लिए लागू होगा वही। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास क्या होना चाहिए, तो निश्चित रूप से आप भाग ले सकते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न एक और पूछेंगे आप, हम जानते हैं कि बच्चों वाला प्रश्न पूछेंगे आप कि सर सीटेट जो दिसंबर 2021 वाले हैं और हम जनवरी 2022 में एग्जाम दिए थे, उसका रिजल्ट आया सीटेट का और मेरा इतना नंबर है, क्या हम भी अप्लाई करेंगे? निश्चित रूप से आप अप्लाई करेंगे, आपका रिजल्ट कार्ड आपके पास होता है तो निश्चित रूप से। तो वो सारे अभ्यर्थी अप्लाई करेंगे जिनके पास आपका रिजल्ट कार्ड है, वो 2012 का हो, 13 का हो, 14 का हो, 15 का हो, जब का हो, बीटेट सीटेट जो भी हो, सारे अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे क्लियर खत्म हो गया कि कौन कौन अप्लाई करेंगे। रिक्ति का चर्चा हो गया, कौन कौन अप्लाई करेंगे ये भी चर्चा खत्म, यानी सारे अप्लाई करेंगे। जो भी अभी तक जिनके पास नोटिफिकेशन आने से पहले जिनके पास सर्टिफिकेट होगा, वो सारे अभ्यर्थी क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। अब ये पूछेंगे कि सीटेट का दिसंबर वाले सर्टिफिकेट कब आ जाएगा? अरे मिल जाएगा वो भी आपको। तो ये दो चीज़ क्लियर हो गए। अब तीसरे चीज़ की चर्चा कर रहे हैं। बार बार कहते हैं कि सर मेरा 65% है, मेरा हो जाएगा, मेरा ये 70% है, मेरा हो जाएगा, मैं सोशल साइंस का हूँ, मैं साइंस का हूँ, मेरा इतना मेरिट, वो कह रहे हैं इतना मेरिट पे हुआ, वो कह रहे हैं इतना मेरिट पे हुआ। एक बात बताइए, रिक्ति का आपको पता नहीं, ध्यान से सुनिएगा, रिक्ति का आपको पता नहीं और आपको ये पता है कि आपका 65% पे हो जाएगा। अगर मैं कह दूं कि आपका 45% है, आपका हो जाएगा, तो हो जाएगा। आपका 55% है, मैं कह दूं कि आपका हो जाएगा, तो हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा जब तक ये रिक्ति फाइनल नहीं होता है। तो अब यहाँ पे एक चीज और क्लियर होना चाहिए। देखिए मेधा सूची ऐसे नहीं बनता, बहुत मेहनत से बनता है, तब पता चलता है। जैसे मैं पहला चीज हमने कह दिया कि रिक्ति, चलिए पता चल गया, इतने पदों के लिए 1 to 8 का बहाली प्रक्रिया हो रहा है। अब इसके बाद क्या पता होना चाहिए कि इस बार एग्जाम जो हुआ है, यानी जो आपका एग्जाम दिसंबर 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ है, ये इसके पहले कब एग्ज़ाम हुआ, तो जैन 2021 का एग्ज़ाम हुआ वो। इसके बाद कौन सा है, तो इसके बाद है आपका दिसंबर 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ है वो। इसमें ये तीनों सीटेड का है कि इसमें कितने अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए हैं। मेरे ख्याल से ये डेटा आपके पास होना चाहिए। तो ये तीनों का डेटा आरटीआई के थ्रू मंगा लीजिए, आपको ज़्यादा बेचैनी है तो। हाँ, इसमें कितने क्वालिफाई हैं, जो बिहार वासी हैं वही। बिहार वासी क्यों? इसलिए क्योंकि इस बार जो बहाली प्रक्रिया होगा डोमिसाइल नीति के साथ होने जा रहा है और जो केवल बिहार के होंगे वही केवल अप्लाई करेंगे, ये होने जा रहा है। तो बिहार वासी ही अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे ये पता कर लीजिए, ये पता कर लीजिए और ये पता कर लीजिए कि ये तीनों में कितने बिहार वासी उसमें आवेदन किए थे, कितने बिहार के पास हैं, आवेदन नहीं किए थे, कितने क्वालिफाई हैं। तो कितने क्वालिफाई इसमें पता कर लीजिए, इसमें पता कर लीजिए, इसमें पता कर लीजिए। एक ही आरटीआई में तीनों डिटेल डाल दीजिएगा तो मे भी आपको पता चल जाएगा कि हाँ पेपर 1 में इतने पास हैं, पेपर 2 में इतने पास है, ये दिसंबर 2021 का है, ये जनवरी 2021 का है और ये आपका है दिसंबर 2021 का। तो ये डेटा आपके पास आ जाएगा। तो आपको पता चल गया कि रिक्ति इतना है, कैंडिडेट इतना है और इसके अतिरिक्त 10-20 हज़ार और आप इंक्लूड करके जरूर रख लीजिएगा। 2011 से लेके ये सारे होंगे। अब ये सारा डेटा रखने के बाद आप क्या करेंगे, तब मेधा सूची के बारे में सोचा जा सकता है, बना जा सकता है। क्योंकि अभ्यर्थी पता, रिक्ति पता और उसके बाद आपको हिस्ट्री भी पता कि इतना थे, इतना तक गए थे कब, यानी 2019 से पहले
इतना तक गए थे, दिसंबर 2019 से पहले इतना मेरिट गया था। अब इसके क्या होगा, या तो ऊपर होगा या नीचे होगा, जाहिर सी बात ऊपर होगा क्योंकि ये अभ्यर्थी आएंगे तो बिहार वासी, तो इनका डेटा मिल जाएगा। अगर थोड़ा सा इसको ऊपर और नीचे करते हुए आराम से मेरिट लिस्ट निकाल सकते हैं। इस तरीके से बिना इन सारी चीज़ों को जाने हुए मेरिट लिस्ट पे ध्यान देंगे तो मूर्ख साबित होंगे। अब समझ में आ गया क्यों नहीं बनता है हिंदी क्लब पे ये सारी चीज़। इतने सारे मेहनत करने के बाद आपको बताया जा सकता है कि हाँ इतना पे आपका हो सकता है। अब चर्चा कर लेते हैं अन्य प्रश्न का। अब मेरे ख्याल से आप पूछेंगे भी नहीं। अन्य प्रश्न क्या है आपका, मेरिट लिस्ट वाला खत्म। अब चौथा जो प्रश्न है, डॉक्यूमेंट वाला भी हमने बता दिया कि ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए तभी अप्लाई करेंगे आप। अब इसके बाद सबसे अंतिम प्रश्न है और वो प्रश्न है कि कितने प्रतिशत पे या कितना अंक होगा सीटेट में कि अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो पीडीएफ है ये बिहार सरकार शिक्षा विभाग का अधिसूचना है और इसका ज्ञापांक संख्या वगैरह जरूर देख लीजिएगा, नीचे में नहीं लिखा है डेट वगैरह, तो ज्ञापांक संख्या आपको यहाँ पे मिल गया और डेट भी आपको मिल गया। ज्ञापांक संख्या 7 विभेद 25 2019 621 और डेट भी देख सकते हैं 3/7/2021 को, क्योंकि कुछ भी अगर होता है तो ये सारे लेटर आप दिखा सकते हैं। तो इस तारीख को इस ज्ञापांक संख्या के साथ ये लेटर आया था और इस लेटर में क्या कुछ लिखा गया है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, वो है महत्वपूर्ण जो आप जानना चाहते हैं कि कितना प्रतिशत पे कौन अप्लाई कर सकते हैं। चलिए यहां से लेते हैं, ठीक है। बीटेट में, यहां से पढ़िएगा, बीटेट में सामान्य कोटि के अभ्यर्थी को न्यूनतम 60% अंक, बीटेट में सामान्य कोटि, और जहां बीटेट लिखा गया है उसको सीटेट भी पढ़िएगा क्योंकि आगे वाला लाइन में सीटेट भी लिखा गया है। तो जहां बीटेट है और सीटेट है तो दोनों एक साथ, को बीटेट हो या सीटेट हो, अगर आप सामान्य कोटि के अभ्यर्थी हैं तो आपको कितना अंक चाहिए, 60% अंक यानी 90 अंक चाहिए। कितना अंक चाहिए आपको, 90 अंक। अगर आपको 90 अंक आता है सीटेट में, सामान्य अभ्यर्थी हैं यानी जनरल अभ्यर्थी हैं, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। पेपर 1 में 90 अंक आया हो या पेपर 2 में 90 अंक आया हो, जनरल कैटेगरी के हैं आप और पुरुष हो, ध्यान से समझिएगा किसका मैंने नाम लिया, इसमें नाम लिखा नहीं गया है लेकिन समझ जाइए, अगर आप पुरुष हो तो ही अप्लाई आप कर सकते हैं 90 अंक लाने के बाद। आप ईडब्ल्यूएस हो तो ही अप्लाई 90 अंक लाने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी छूट ईडब्ल्यूएस के लिए अभी तक नहीं दिया गया। आगे कुछ भी हो सकता है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आगे नहीं होगा कि क्या होगा ईडब्ल्यूएस के साथ, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि पुरुष को छूट दिया जाए। तो अगर आपका 90 अंक है और आप पुरुष हैं, सामान्य पुरुष हैं, तो ही सामान्य पुरुष हो या ईडब्ल्यूएस पुरुष है तो ही आप प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक बन सकते हैं, अगर आपका बीटेट या सीटेट में 90 अंक है तो। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्लियर। अगर आप पिछड़ा वर्ग से आए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आए या सामान्य कोटि की महिला है, किस कोटि की महिला है, सामान्य कोटि की महिला है, या पिछड़ा वर्ग से आ रही हैं, चाहे अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आ रही हैं, या सामान्य कोटि की महिला हो या कोई कोटि की महिला हो, ध्यान से सुनिएगा, कोई कोटि की महिला हो, पिछड़ा वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग किसके लिए, पुरुष के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग भी पुरुष के लिए, पिछड़ा वर्ग भी पुरुष के लिए, अत्यंत पिछड़ा वही बीसी ईबीसी जो कहते हैं वो सारे बीसी और ईबीसी हो, चाहे सामान्य कोटि की महिला हो या कोई भी कोटि की आप महिला हो, कोई भी कोटि मतलब क्या बन, बीसी ईबीसी कोटि में महिला हो या पुरुष हो या सामान्य कोटि की महिला, सभी के लिए कितना अंक, 55% अंक के आधार पर उत्तीर्ण घोषित किया गया है। कितना अंक, 55%। 55% अंक है तो निश्चित रूप से आप शिक्षक बन सकते हैं या बन सकती हैं बिहार में। तो अगर आप बिहार के वासी हैं, अगर आपको 55% अंक आया है, सामान्य महिला हो, तो भी आप भाग ले सकते हैं। अब यहाँ पे 55% तो हो गया, लेकिन यहाँ पे अब पूछा जाएगा 82 वाले या 83 वाले, ये तो प्रश्न पूछा ही जाएगा। तो मैं एक चीज़ अपने तरफ से क्लियर कर दे रहा हूँ कि अगर आप ओबीसी हो या बीसी हो और महिला हो या पुरुष हो, अगर आपका 82 है तो निश्चित रूप से
निश्चित रूप से आप शिक्षक बहाली में भाग लग सकते हैं बिहार में। क्यों भाग ले सकते हैं? क्योंकि इसका सर्टिफिकेट भी सीटेट वाला देता है, यानी सीबीएसई वाला। सीटेट हमने कह दिया, सीबीएसई वाले के द्वारा दिया जाता है। अगर सर्टिफिकेट मिलता है निश्चित रूप से बीएसई आपका बीसी हो या ओबीसी हो, ये मान्य है। अब यहाँ पे 83 वाले का चर्चा है। 83 या 82 दोनों सामान्य महिला में होगा या नहीं होगा, यानी सामान्य महिला हैं उनको 83 अंक चाहिए या 82 अंक चाहिए, ये आप जानना चाहते हैं। तो इसके लिए हम बातचीत कर लेते हैं। इसके साथ ही एक और चीज़ प्रश्न पूछेंगे आप कि सर सामान्य महिला का तो सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, तो सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो अंक प्रमाण पत्र मिलता है ना, वही ले लीजिएगा, वही लगा दीजिएगा, आपका हो जाएगा। प्रश्न खत्म आपका। यानी उसमें डिस्क्वालीफाइड दिखाता होगा आपको सर्टिफिकेट वाले में, अगर डाउनलोड करते होंगे या नहीं डाउनलोड होता होगा, तो उससे कोई मतलब है नहीं है, सर्टिफिकेट हटा दीजिए। जो मार्कशीट है ना, मार्कशीट जो है जिसपे इतना लिखा गया, मैथ में इतना, बाल विकास में इतना, इसमें इतना, वही लगा दीजिएगा, वही अप्लाई कर दीजिएगा सामान्य महिला में, वो एलिजिबल है। अब 82 और 83 कितना होना चाहिए, इसके रिगार्डिंग हम सामान्य महिला के लिए राजेंद्र सर को कॉल लगा लेते हैं, जो छठे चरण में प्रदेश अध्यक्ष थे, तो उनको कॉल लगा के बातचीत कर लेते हैं, वो क्लियर कर देंगे। क्लियर करने के बाद फिर आगे वीडियो कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे ये चर्चा है कि 82 या 83 मार्क्स, यानी जनरल महिला का 82 होगा या 83 होना चाहिए। ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजेंद्र सर। राजेंद्र सर यानी प्रदेश अध्यक्ष है, छठे चरण में प्रदेश अध्यक्ष थे, और इन्होंने अच्छे तरीके से पूरा बहाली प्रक्रिया देखा भी है, कराया भी है, सब कुछ इनके सामने हुआ है, बहुत सारी महिलाओं का भी हुआ है, तो इन्हीं से जान लेते, इन्हीं की जुबानी। तो सबसे पहले वेलकम कर लेते हैं राजेंद्र सर का। राजेंद्र सर, स्वागत है आपका हिंदी क्लब में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। राजेंद्र सर, जैसा कि प्रश्न ये है कि जो जनरल महिला हैं उनका जो मार्क्स है वो 82 अगर किसी का आता है, तो क्या वो 7वें चरण में भाग ले सकती हैं या नहीं ले सकती हैं? बिल्कुल ले सकती हैं। और 82 नंबर को भी रिजल्ट जो है वो होता है, चाहे वो बीसी कैटेगरी को हो, ईबीसी कैटेगरी हो या जनरल महिला हो, लेकिन महिला का सिर्फ होगा, पुरुष का नहीं होगा। महिला को 82 नंबर पर अपॉइंटमेंट हुई है। ये जो बहाली छठे चरण की बहाली में बहुतों कैंडिडेट का हुआ है, ठीक है, भले ही उनके सर्टिफिकेट पर क्वालिफाइड नहीं लिखा हुआ हो, लेकिन फिर भी होता है बिहार में, लेकिन बिहार के बाहर के राज्यों में नहीं होगा। को यहाँ पे ये क्लियर हो गया। सबसे पहले बात ये सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया कि केवल जो बिहार में जब नियोजन प्रक्रिया चलेगा तो जो बिहार के वासी होंगे, क्योंकि आगे जो नोटिफिकेशन 7वां फेज का स्टार्ट हो रहा है, को जो डोमिसाइल लागू हो जाएगा, को बाहर राज्य के शिक्षक यहाँ पे नहीं बन पाएंगे। को जो जनरल महिला है उनका अगर 82 मार्क्स आता है सीटेट में, को निश्चित रूप से वो भाग ले लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र सर कि आप हिंदी क्लब के साथ जुड़े। धन्यवाद। तो राजेंद्र सर के अनुसार देखा जाए तो अगर 82 है, जनरल महिला हैं, तो उनका निश्चित रूप से हो सकता है आपका 7वें चरण में, कि राजेंद्र सर के अनुसार देखा जाए। इसके साथ ही एक चीज़ और क्लियर कर दे, आपको विशेष देखना है, किसी का भी कुछ नहीं करना है, फाइनल मेरिट लिस्ट किसी ज़िले का निकाल लीजिए, फिर उनका चयन सूची में नाम देख लीजिए, अगर है तो निश्चित रूप से आप मतलब एलिजिबल हैं ही। तो ये चीज़ दूसरा रूट हमने बताया कि कैसे आप इसे परख सकते हैं, सही कैसे मान सकते हैं। एक तो नोटिफिकेशन हम आपको दिखा ही रहे ऑफिशियल, लेकिन अंक वगैरह देखना है तो कुछ नहीं करना है, आपको फाइनल मेरिट लिस्ट किसी ज़िले का निकाल के देख लेना। अभियुक्ति भी पढ़ सकते हैं, अभियुक्ति में अगर देगा कि कुछ लिखा हुआ तो ठीक है, अगर नहीं लिखा होगा यानी वो एलिजिबल है, तभी तो फाइनल मेरिट लिस्ट में उनका नाम है। दूसरा ये तरीका हमने बताया कि कैसे इसे परख सकते हैं, कैसे जांच सकते हैं। अब हम आगे चर्चा करते हैं। आगे चर्चा में ये है कि हमने क्या क्या अभी चर्चा कर लिया। अच्छा, एक चीज़ और प्रश्न हम यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं, वो है कि बहुत सारे लोगों का सीटेट में या बीटेट में नाम कैटेगरी वगैरह में दिक्कत है। कोई दिक्कत है तो ये आपका पर्सनल प्रॉब्लम है, इसके लिए मुझे फ़ोन कीजिएगा, को मैं कोई भी हेल्प नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको सुधार करवाना होगा सीबीएसई के थ्रू। अब आप पूछिएगा सर सीबीएसई के थ्रू किसी का सुधार हुआ है या नहीं हुआ है, तो मेरे नज़र में सीबीएसई यानी जो वो सीटेट कराता है सीबीएसई, और जो बिहार टेट कराएंगे वो बीएसई भी।
तो मतलब सीबीएसई के थ्रू तो हमने किसी का सुधार यानी सीटेट में किसी का सुधार नहीं सुना है, नहीं देखा, लेकिन नियम हमेशा चेंज होते रहते हैं। आप प्रयास कीजिए, दिल्ली में सीबीएसई ऑफिस चले जाइएगा, वहाँ पे सुधार करवाने का कोशिश कीजिए, मेल वगैरह कीजिए कि जो भी आपका त्रुटि है, किसी का पिताजी का नाम इधर है, माताजी का नाम उधर है, किसी का स्पेलिंग मिस्टेक है, किसी का फोटो गायब है, किसी का कुछ है, तो देखिए फोटो गायब वगैरह वाला जो मामला है ना, वो मेरे ख्याल से सुधार हो जाएगा। तो वो जाके कहाँ से बात करेंगे, सीबीएसई बोर्ड में बात करेंगे, तो निश्चित रूप से क्लियर हो जाएगा। नाम त्रुटि वगैरह के मामले में तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ देखने को मिला है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, तो पहला आप ये काम करें कि सुधार हो जाए तो आपका प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाए। दूसरा ये काम कर सकते हैं कि एफिडेविट लगा सकते हैं, लेकिन ये बिहार सरकार के ऊपर डिपेंड हो जाएगा कि वो क्या करेंगे। इसके साथ ही आपको ये भी बताते चले कि ज़्यादा इसको सभी को बताने नहीं लगे अपने बारे में, तो नीचे वाला है ऊपर नीचे करके करा ही लेगा। वो सारी वैसे तो ऑनलाइन होगा तो वो सारी चीज़ तो नहीं होंगे, लेकिन एफिडेविट के थ्रू ही दूसरा सॉल्यूशन है, दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं है, वो भी बिहार सरकार के ऊपर डिपेंड हो जाता है। तो पहला कार्य यही है कि आप किसी तरह मिल के जैसे भी हो उसे सुधार करवाने की कोशिश करें। तो मुझे लग रहा है ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो अभी तक जो भी हमने समझा वो हम आपको बता दें। अगर जनरल पुरुष हैं आप तो आपको सीटेट या बीटेट में 90 मार्क्स चाहिए। अगर आप महिला हैं, महिला जनरल हैं, तो यहाँ पे मतलब आपका होना चाहिए 55%। राजेंद्र सर के अनुसार 82 अंक, वैसे 83 से तो हमने देखा ही है कि ये इसके ऊपर 82 प्लस के ऊपर 82 भी ये कह रहे तो होगा ही, तो 82 होगा तो भी आप एलिजिबल है। ओबीसी अगर है आप है, ओबीसी महिला हो। एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँगी, ये दोनों समझ गए, इसमें कोई त्रुटि नहीं होना चाहिए। ओबीसी हैं, ओबीसी समझ जाइए दोनों का, BC1 और BC2, BC1 और BC2, यानी आपका यहाँ पे लिखा भी होगा पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग। को ये है, ये पुरुष हो, क्या हो, पुरुष हो या महिला हो, पुरुष हो या महिला हो, इन्हें कितना चाहिए, तो इन्हें चाहिए 55% यानी 82 अंक। पुरुष महिला दोनों को 82 अंक आता है। अब यहाँ पे ओबीसी का 82 अंक क्यों, क्योंकि इन्हें सर्टिफिकेट भी मिलता है कि इनका फिक्स है कि 82 आपका होगा, को निश्चित रूप से आपका हो जाएगा। और पुरुष हो या महिला इसी का है। 81 अगर महिला का आता है तो निश्चित रूप से नहीं होगा, आप पिछड़ा वर्ग में आए या अत्यंत पिछड़ा वर्ग में। तो ये कमेंट सेक्शन में ये प्रश्न मत रखिएगा कि मेरा 81 हो जाएगा क्या महिला है, तो नहीं, पुरुष हो या महिला हो 82 प्लस अंक या 82 आता है तो निश्चित रूप से शिक्षक बहाली प्रक्रिया में बिहार में भाग ले सकते हैं। लेकिन डोमिसाइल लागू है तो बिहार वाले ही इसमें भाग लेंगे। अब यहाँ पे आगे भी चीज़ें समझाएंगे कि मतलब जैसे एसटी वगैरह का भी समझाएंगे, दिव्यांग वगैरह का भी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर दे कि ये लागू होगा तो 7वें चरण में क्यों लागू होगा। प्रश्न अच्छा है, किसी ने पूछ दिया था क्यों लागू होगा। क्योंकि बीटेट जो है, बीटेट जो सर्टिफिकेट दिया गया है उसमें ये मान्य है, 55% वाला मान्य है, 50% वाला मान्य है, इसीलिए ये सीटेट में भी प्रधान मान्य होगा। अगर सीटेट को अगर बाहर कर दिया जाए तो सीटेट तो बाहर होगा नहीं। वैसे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, सीटेट इसलिए बाहर नहीं होगा कि वही फाइट कर रहे हैं और उन्हीं लोगों को एलिजिबल किया जा रहा है। इसमें चर्चा ना हो तो विशेष है, क्योंकि कुछ और चीज़ें चर्चा होने लगेगा। तो इतना समझिए कि छठे चरण में लागू हुआ है तो 7वें चरण में भी लागू होगा, क्योंकि बीटेट का जो सर्टिफिकेट दिया गया है 2017 का, इसी तरह का सर्टिफिकेट दिया गया है और ये लाइफ टाइम के लिए वैलिड हो गया है। तो जाहिर सी बात है जब तक होता रहेगा तब तक ये बहाली होगा। मतलब जिस नियम कानून के साथ इन्होंने बनाया है सर्टिफिकेट, वही नियम कानून लागू हो जाएगा। इससे कम मतलब आगे एग्जाम में कम हो सकता है, लेकिन ज़्यादा कभी नहीं होगा। तो जहाँ तक लग रहा है, देखिए होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जहाँ तक लग रहा है ये निश्चित रूप से होगा, नहीं तो फिर कोर्ट वाला मामला हो या फिर लंबा खींचेगा। लेकिन बीटेट में जब सर्टिफिकेट दिया गया है, उस पर लिखा गया उत्तीर्ण वगैरह, तो निश्चित रूप से लागू होगा ही। ठीक है, समझ में आ गया कि छठा चरण का है तो 7वें चरण में क्यों लागू होगा। इसलिए लागू होगा कि इनका सर्टिफिकेट बीटेट वाले को दिया गया है और बीटेट वाले जो भी क्वालिफाइड हैं उन्हें एलिजिबल किया जाएगा, क्योंकि उनका वैलिडिटी क्या हो गया है, 7 साल के लिए नहीं है, लाइफ टाइम के लिए हो गया है। क्लियर हो गया। अब ये आते हैं आगे चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने समझ ले गया
पिछड़ा वर्ग भी समझ लिया हमने, अत्यंत पिछड़ा वर्ग भी समझ लिया कि 82 अंक चाहिए, और महिला का भी समझ लिया कि 55% चाहिए, 82 अंक चाहिए, कि ये सारी चीज़ क्लियर हो गए। और जो सामान्य पुरुष है उन्हीं को 90 अंक चाहिए या इससे अधिक चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्या है? तो ये है ST और SC। तो इनका कितना अंक होना चाहिए, और साथ में दिव्यांग भी हैं। इसे पढ़ लीजिए, उसके बाद इसको लिखते हैं। यहाँ पढ़िए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और साथ में दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए, जो दिव्यांग है, फिजिकली हैंडीकैप्ड वगैरह है, इनका भी बेंचमार्क होता है, को देख लीजिएगा। वैसे सीटेट में अप्लाई किए होंगे तो दिव्यांग उसमें होना चाहिए, ये भी ध्यान में रखिएगा, तभी आप एलिजिबल। ऐसे नहीं कि दिव्यांग नहीं है, जनरल में फॉर्म भर दिए, सोच रहे हैं कि ये हो जाएगा, नहीं, उसमें होना चाहिए दिव्यांग कोटि आपका होना चाहिए, अनुसूचित जाति होना चाहिए, अनुसूचित जनजाति होना चाहिए। तो ये अगर आप हैं, यानी या तो आप ST हैं या SC हैं या दिव्यांग हैं, तो इन्हें कितना अंक होना चाहिए, इन्हें कितना अंक होना चाहिए, कितना प्रतिशत होना चाहिए? तो इनका जो प्रतिशत अंक है, को न्यूनतम अभ्यर्थियों का प्रतिशत अंक कितना दिया है? 50% अंक प्राप्त किया जाना अनिवार्य। कितना प्रतिशत अंक होना चाहिए? को 50% अंक। तो इसका 50% अंक कितना हो गया बाबू? तो 150 का 50% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? 150 का 50% यानी 50, इसका निकालिएगा कितना होता है? 75, 150 प्रतिशत निकालना नहीं बता रहे, ऐसे समझिए कि 75, 150, 50%, 50, 100 होता है। तो ये 75 अंक। अगर आपका 75 अंक है और आप महिला हो या पुरुष हो और आप आते हो अनुसूचित जाति में, या आप आते हो अनुसूचित जनजाति में, या आप आते हो दिव्यांग कोटि में, तो 75 अंक हो या इससे प्लस हो तो आप निश्चित रूप से 7वें चरण में भाग ले सकते हैं इस नियम के अनुसार। आप बीटेट किए हो या सीटेट किए हो, निश्चित रूप से आप भाग ले सकते हैं। सीटेट वाले उस संदर्भ में भाग नहीं ले सकते हैं अगर केवल बीटेट को दिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ प्रावधान अभी नहीं किया गया। यहाँ पे देखा जाए तो आगे ये समझ गए कि कितना अंक चाहिए इन्हें, तो आपको 75 अंक या 75 प्लस अंक आते हैं कि निश्चित रूप से एलिजिबल हो जाएंगे। और यह प्रावधान किस में लागू है? सीटेट के लिए भी लागू है, तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन। अब यहाँ पे एक और प्रश्न आप पूछ देंगे, सर जो मेरा 75 या 76, मान लीजिए दिव्यांग है हम, सर 76 नंबर है और जब फॉर्म भरे तो उसमें भी दिव्यांग भरे हैं, लेकिन सर मेरे पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट है ही नहीं, सर कैसे एलिजिबल हो जाएंगे? तो आपका जो मार्कशीट है ना वही लगा दीजिएगा, मार्कशीट जो है ना वही लगा दीजिएगा, वही एलिजिबल हो जाएंगे। सर्टिफिकेट में डिस्क्वालीफाइड वगैरह लिखा होगा उसको या नहीं मिलेगा, तो उसको लगाने की जरूरत नहीं है। डिजी लॉकर से जो 76 नंबर या 75 नंबर वाला दिव्यांग अगर है, चाहे अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, तो यही जो मार्कशीट जिसमें नंबर लिखा जाता है, हाँ बाल विकास में इतना नंबर, हिंदी में इतना नंबर, अंग्रेजी में इतना नंबर, गणित जो भी हो, EVS वगैरह, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2, इतना नंबर आया और टोटल जोड़ के कितना हो गया? 76 नंबर, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे 7वें चरण में भाग लेने के लिए। क्लियर, समझ गए? अब आगे जो लिखा गया है, ये लिखा गया है शिक्षक पात्रता परीक्षा 82 अंक पे क्या है, 2 अंक अतिरिक्त मेधा नहीं देने के संदर्भ में, जो कम होगा, और इससे अधिक में मेधा मतलब अंक वेटेज देने के संदर्भ में। और ये हम आपको ये भी क्लियर कर दे कि 2020 नियमावली के अनुसार कोई भी वेटेज अंक नहीं दिया जाने वाला है। आगे कुछ भी हो सकता है, नियमावली वगैरह में चेंज करे तो अलग मैटर है, लेकिन अभी तक के अनुसार कोई भी चीज़ नहीं दिया जाने वाला है। सीटेट में, बीटेट में कितना भी अंक आपने प्राप्त किया हो, कोई भी अंक नहीं दिया जाने वाला है। इसके अतिरिक्त ये भी समझा दें कि 6ठे चरण में दिया जाता था, और उसमें क्या होता था, आप लोग पूछेंगे कि 6ठे चरण में दिया जाता था और उसका जो रिजल्ट आया था 147 पे, 146 पे ऐसे करके आया था, तो उनका किस पे होगा? तो उनका परसेंटेज निकाल के उनको अंक देने वाला मामला था। यानी अगर 82 हो, 81 हो और 146 या 144 पे आप परसेंटेज निकालते हैं तो वो परसेंटेज आपका 60% या 62% जितना है, उस तरीके से उसका वेटेज जैसे था वैसे दिया जाता था। तो वो अब देने का नियमावली 2020 में नहीं जिक्र है, इसलिए हम इसका चर्चा विशेष नहीं कर रहे हैं। जैसे कुछ चेंजेज होता है तो हम आपको जरूर बताएंगे, फिलहाल नियमावली में कोई भी चर्चा नहीं है। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है ये सारे चीज़ क्लियर हो गए होंगे, जितने प्रश्न होंगे वो भी क्लियर हो गए होंगे, क्यों लागू होगा ये भी हमने क्लियर कर दिया इस वीडियो में, तो पूरा संतुष्ट होंगे। अब आगे भी चर्चा, वीडियो जो पुराना वाला था वही हम कंटिन्यू करते रहे। फिलहाल जो मेरिट बनता है, मेरिट के बारे में बता दें। मेरिट जो बनता है दोनों के बारे में बता देते हैं, 1 to 5, क्योंकि ये अब गोल्डन वीडियो हो गया, समझिए सारा चीज़ हो गया आपका।
तो 1 to 5 के बारे में चर्चा जब चल रहा है तो 1 to 5 का मेरिट कैसे बनता है, तो आप जोड़ेंगे मैट्रिक का प्रतिशत प्लस इंटर का प्रतिशत प्लस किसका प्रतिशत, तो मैट्रिक इंटर जो आपने डीएलएड या बीएड किया है उसका प्रतिशत यानी ट्रेनिंग का प्रतिशत। अब बटा क्या करेंगे 3 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका काट के वो आंसर, यानी जितना प्रतिशत हो गया ये मेगा हो गया। अब आप कहेंगे 6 to 8 का सर भी बता दीजिए, चलिए 6 to 8 का बता देते हैं। कुनिमाली 2020 के अनुसार 6 to 8 का हो गया आपका ग्रेजुएशन का टोटल यानी जो 1500 है उसका प्रतिशत प्लस किसका प्रतिशत को ग्रेजुएशन के साथ जो भी आपने बीएड किया है जो भी मान्य है ट्रेनिंग वाला तो उसका प्रतिशत, और बट्टे में क्या हो जाएगा 2 जो आएगा वो आपका मेधांक। इस तरह का निमाली में लिखा गया है, वो निमाली भी हमने आपको समझा दिया। इस तरीके से आपका मेरिट भी बनेगा। मुझे लग रहा है कि सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। निश्चित रूप से आप अच्छे तरीके से सारे चीज़ समझ भी गए होंगे और कोई भी प्रश्न नहीं होना चाहिए। और ये जो लेटर है ना ऑफिशियल है, तो इस तरीके से हमने नहीं कहा कि आपको कुछ भी हम दिखा के कुछ भी बता दें। और प्लीज़ जब हमसे मत पूछिएगा कि 82 वाले का होगा या 83 वाले का होगा, ये कब पूछिएगा जब हमको खुद पता चल जाएगा कि 1 to 8 में कितने पदों के लिए बहाली करना है। अगर ये बहाली जो पुराना वाला बैकलॉग वाला है तो फिर समझिए दिक्कत है। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि सारे अभ्यर्थी भाग लेंगे तो फिर दिक्कत होगा ही, नए अभ्यर्थी भी भाग लेंगे और फिर दिक्कत है। तो मुझे लग रहा है कि अब आप पूछेंगे भी नहीं या कोई डाउट भी नहीं होगा, बार बार कॉल भी नहीं करेंगे, बार बार कॉल करते हुए परेशान कर दिए। रात में ये वीडियो बन रहा और फिलहाल सारे चीज़ समझ जाने के बाद कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और कोई प्रश्न छूट गया तो वो भी लिखे, कोशिश करेंगे जवाब देने का। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।